Good evening, students. Good evening, sir. Very good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. आज जो है हम जूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। गुड इवनिंग हिमांशु। जूरिस्प्रूडेंस जो है वन में अगर आपने आपका एक्सपीरियंस रहा होगा थोड़ा सा ख़राब रहा होगा जूरिस के साथ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस वन में प्रॉब्लम्स ये थी कि वो काफ़ी थियोरटिकल सब्जेक्ट था और उसमें व्यूज पॉइंट जूरिस्ट के थ्योरीज ये सब था, तो काफ़ी बोरिंग लग रहा था स्टूडेंट्स को और याद करने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जूरिस्प्रूडेंस वन के साथ। लेकिन अगर हम इस कंपेयर करें इसको जूरिस्प्रूडेंस टू से, तो वन वी कंपेयर द जूरिस्प्रूडेंस वन टू जूरिस्प्रूडेंस टू, तो उसके कंपैरिजन में यही पता लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस टू थोड़ा सा अच्छा है और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है, साउंड लाइक इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर टॉपिक भी काफ़ी सारे फेमिलियर टॉपिक्स हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई लॉ नहीं है जूरिस्प्रूडेंस, जिसकी वजह से इसमें कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो सेक्शन सब सेक्शन आर्टिकल ये सब कुछ इसके अंदर है नहीं, जिस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी है को पढ़ने के लिए। तो पिछले वाले का जो एक्सपीरियंस रहा आपका जूरिस्प्रूडेंस का वो थोड़ा सा ख़राब रहा होगा, और जिसका पिछली बार अच्छा रहा हो, जिसको समझ में आया, तो उसको जूरिस्प्रूडेंस टू और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन जिसको पिछली बार समझ में नहीं आया तो इस बार उसको और भी ज़्यादा समझ में आने वाला है पिछली बार की तुलना में। तो आज के 4 टॉपिक मैंने आपको भेज दिए थे जो आपको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है हमारा, अगर आपके पास असाइनमेंट है मेरे, तो असाइनमेंट के अंदर पहले 4 ही क्वेश्चन हैं जो मैंने आज आपको करवाने। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल पर्सनालिटी। तो लीगल पर्सनालिटी क्या होता है, व्हाट आर इट्स थ्योरीज, और इसके थ्योरीज क्या क्या हैं, मतलब किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि पर्सन हैव अ लीगल पर्सनालिटी, या पर्सन या थिंग्स या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ उसके पास एक लीगल पर्सनालिटी है। तो लीगल पर्सनालिटी होती है कि नहीं होती है, कैसे चेक करेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बेसिस पे। सर जिसमें कोई पर्सन सूट या कॉन्ट्रैक्ट राइट एंड ड्यूटीज हम्म, क्लेम कर सकता मतलब। मतलब वो क्या कर सकता है, उससे क्या करवाया जा सकता है, राइट एंड ड्यूटीज़ जो हैं, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी लीगल पर्सनालिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि मंदिर में रखे हुए जो भगवान की मूर्ति है, क्या वो भी लीगल पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। सर लीगल पर्सनैलिटी तो मतलब उसका ओनरशिप तो है पर ओनर नहीं है कोई मतलब प्रॉपर्टी वो तो वैसे। बहुत सारी चीज़ों के ऑनर है। सर क्या इसी तरह से जो हमारे, कि कुछ बोलिए। एस्पेक्ट में लीगल पर्सनालिटी होल्ड करते हैं जो भगवान की मूर्तियां होती हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आर्टिकल 25 से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उन्हें संभाल के रखना, उनका मतलब कि पूरा उनकी सेवा करना और कहते हैं ना प्रोटेक्ट करके रखना, तो ये एक जिम्मेदारी बन जाता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन ठीक सम है, एस्पेक्ट, लेकिन इंडिविजुअल के बराबर एक लीगल पर्सनालिटी नहीं होती, लेकिन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में होती है प्रोटेक्शन के लिए उनके। बिल्कुल। सर इसको तो सबसे जस्टिस पर्सन या इनर हम्म, पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं और बिल्कुल। ये गार्डियन गार्डियन कह सकते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि जो लीगल पर्सनालिटी है उसका मतलब है कि उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होनी चाहिए, तभी हम उसको एज ए लीगल पर्सन, मतलब उसको एज्यूम कर सकते हैं या मान्यता दे सकते हैं उसको एज ए लीगल पर्सन। तो सबसे पहले कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उसके पास, कैपेसिटी तो होल्ड राइट्स एंड ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों पूरे कर सकते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो एंटर कर रहा है, तो दो पर्सन्स के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसकी फुलफिलमेंट जो होती है वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो इसी तरह से लीगल आइडेंटिटी जो है एक लीगल स्टेटस भी है जो आपको इनेबल करता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल अफेयर्स जो हैं वो किए जा सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसे समझौते या कानूनी दायित्व या ड्यूटीज़ आपके अपॉइंट की जा सकती हैं। अब इसकी कुछ थ्योरीज़ हैं, लीगल पर्सनालिटी की कुछ थ्योरीज़ हैं। पहली है फिक्शन थ्योरी। तो फिक्शन थ्योरी क्या बताती है हमें। सर ये बताती है कि जो लीगल पर्सनालिटी होती है वो फिक्शन से क्रिएट होती है बाय द लॉ, हम्म, एट्रीब्यूट करने के लिए राइट्स और ड्यूटीज टू सर्टेन एंटिटीज। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज है, वो लिविंग है नॉन लिविंग है, वो एंटिटीज ही होती हैं, लेकिन जब उनके अंदर राइट्स और ड्यूटीज मिल जाते हैं ना, तब वो लीगल पर्सनालिटी का रूप ले लेती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। तो यहाँ पर हमें ये बता लगा, हमारा समझना पड़ेगा कि जो हम लीगल पर्सनालिटीज़ की बात कर रहे हैं वो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं।
ऐसा कोई भी जिसकी कोई भी राइट्स और ड्यूटीज़ बनती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, वो हमारे लिए लीगल पर्सनैलिटी है। वो कुछ भी हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिक्शन थ्योरी ये कहती है कि ऐसे किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्लिगेट कर सकते हैं उसके राइट और ड्यूटीज़ के लिए, तो वो आपकी क्या है, लीगल पर्सनैलिटी है। ठीक है। अब है रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है हमारी? सर रियलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि लीगल पर्सनालिटी जो होती है वो एक हम्म, केवल फिक्शन नहीं होता है, बट हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ सर्टेन एंटिटीज। ये भी कह सकते हैं लाइफ और विल को जो होल्ड कर सकती है। हाँ। तो आपकी जो रियलिस्टिक थ्योरी है ये बताती है कि जो लीगल पर्सनालिटी है वो फिक्शन नहीं है, वो हकीकत में है। मतलब रियलिटी में उसके कोई आइडेंटिटी है, उसकी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है, उसकी सोशल इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो आपकी ये रियलिस्टिक थ्योरी कहती है कि वो व्यक्ति क्या, चाहे वो कॉरपोरेट हो या पर्सनस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ये होल्ड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो लीगल पर्सनालिटी की हो सकती है। कंसेशन थ्योरी। सर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट होता है उसके पास पावर होती है कन्फर करने की लीगल पर्सनालिटी टू सर्टेन एंटिटीज सच एज कॉरपोरेशंस हो गए थ्रू लेजिस्लेशंस और अदर मीन्स। और ये कह सकते हैं कि कंसेशन थ्योरी जो होती है वो हाईलाइट करती है रूल्स ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट के रूल्स होते हैं उनको हाईलाइट करती है इन क्रिएटिंग लीगल पर्संस एंड रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज। मतलब कंसेशन थ्योरी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की है। वो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है कि किसके पास लीगल पर्सनालिटी होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। अगला है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट थ्योरी जो नेचर के थ्रू हमें मिलती है लीगल पर्सनालिटी, जो नेचर यानी कि कहते हैं कि राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो वो कहाँ से आते हैं, वो नेचर से आते हैं। बॉर्न जो राइट होता है वो हमारा इंडिविजुअल का है, लीगल पर्सनालिटी। तो यहाँ पे कुछ कॉरपोरेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको हम इस तरीके से ऑब्लिगेट कर सकते हैं नेचुरल राइट थ्योरी के थ्रू। और इसके अलावा इसके अंदर भी एक एग्जांपल दिया है, दे सर्व एज अ व्हीकल्स फॉर द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम। ऐसे कोई भी चीज़ जो इंडिविजुअल्स को उसके राइट्स और फ्रीडम के लिए मतलब हेल्प करती है या उसको इंजॉय करने की फैसिलिटीज़ देती है, वो सारे नेचुरल राइट्स में कवर हो जाती है। ये प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और इनेबलिंग करती है कलेक्टिव एक्शंस को। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ये फोकस करती है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सर एनजीओज हो गए जैसे कि। पाँच। इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये भी आते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल, कॉलेजेस होते हैं जो भी आपको मतलब किस तरह की कोई शिक्षा दे रहे हैं, या फिर आपके जो आप खुद ही डेवलप करते हैं, कोई एसोसिएशन, कोई संगठन, ऐसी चीज़ें जो आपने बनाई हैं, वो वो भी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को ही बताते हैं, यानी कि आपके लिए किसी न किसी चीज़ के ऑब्लिगेशंस को डिसाइड कर देते हैं। जैसे सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सोशल गोल्स को अचीव करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। जुडिशियल पर्सनैलिटी, ये कौन सी थ्योरी होती है? नाम है जुरिडिकल पर्सनालिटी, इसका नाम का ही मतलब थोड़ा बहुत रिलेशन है जुडिशियल से, यानी कि लीगल रूल्स की बात हो रही है और प्रिंसिपल की बात हो रही है। देयर बाय द जुरिडिकल पर्सनालिटी थ्योरी असर्ट्स दैट, ये असर्ट करती है कि जो लीगल पर्सनालिटी है वो एक तरीके का रिजल्ट है लीगल रूल्स का और प्रिंसिपल का। तो जुरिडिकल पर्सनैलिटी जो थ्योरी है हमारी, वो असर्ट्स करती है लीगल पर्सनैलिटी को इज अ रिजल्ट ऑफ द लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल। कोई भी आपके लीगल रूल्स बनते हैं या लीगल प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, उसके थ्रू जो किसी की मतलब जिम्मेदारी डिसाइड हो जाती है, ड्यूटीज़ बन जाती है, ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं, उसे हम ज्यूरिडिकल पर्सनालिटी कह देते हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे जितनी भी थ्योरी थी वो सारी एक बार हमने पढ़ने के करके अब हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि लीगल पर्सनालिटी डायरेक्टली अगर हम रिलेट करें तो राइट्स, ऑब्लिगेशंस और लीगल स्टैंडिंग से डील करती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी पर्सनालिटी
जिसके भी राइट्स और ड्यूटीज़ को डिसाइड किया जा सकता हो, फिक्स किया जा सकता हो, वो सारे आपके लीगल पर्सनैलिटी, चाहे वो ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, सभी लोगों को इसके अंदर हम लोग बाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल, ये सारी कंसिडरेशन जितनी रिकॉग्नाइजेशन है वो सब इंक्लूड हो जाती है। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि डिस्क्राइब कीजिए जो लीगल स्टेटस है एनिमल का, आइडल का, अनबॉर्न पर्सन का और डेड पर्सन का। लीगल स्टेटस और लीगल पर्सनैलिटी दोनों में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के अंदर? सर लीगल पर्सनालिटी मतलब ये हो सकता है कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी में वो लीगल एस्पेक्ट है, एक लीगल पर्सनालिटी है वो। और जो एक लीगल स्टेटस होता है उसे तो कोर्ट ही ग्रांट कर सकता है। देखो, लीगल पर्सनैलिटी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपके ऑब्लिगेशन से जुड़ा हुआ है। और लीगल स्टेटस वो है जो समाज में आपका कानूनी अस्तित्व है। मतलब पर्सनैलिटी ये जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बोलिए हिमांशु, क्या कह रहे थे? सर इसमें जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज होनी चाहिए, होल्ड प्रॉपर्टी कर सके, सू सू या सूट कर सके कोई भी केस को हम, हाँ, कंटेम्प्ट वो में कोई सारा और कर आपका सके। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ रहा है। अब स्टेटस में क्या आता है? स्टेटस ये है कि जो हमारा लॉ पास होता है, जो हम लोग लॉ पास करते हैं, सीआरपीसी हमने क्रिमिनल, आईपीसी पास किया, या कोई और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया, वो सारे एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? किसके ऊपर एप्लीकेबल? जिनका एक पर्टिकुलर लीगल स्टेटस हो। जैसे क्रिमिनल लॉ है, अगर एनिमल पे लगाना चाहेंगे तो लगेगा क्रिमिनल लॉ? नो सर। नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है ना ह्यूमंस के लिए। तो लीगल स्टेटस वो स्टेटस है जो आपका कानून आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब ये लीगल पर्सनालिटी आप खुद होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपके राइट्स एंड ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन लीगल स्टेटस आपके देश की जो गवर्नमेंट है वो दे रही है आपको लीगल स्टेटस। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, रिकॉग्नाइज कर रही है। गवर्नमेंट, कोर्ट, कुछ भी कह सकते हो, जो रिकॉग्नाइज करने की जिसके पास पावर हो एज ए लीगल स्टेटस, वो बता रही है आपका लीगल स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पत्थर को बोलें, मतलब एक व्यक्ति है, एक पत्थर को तोड़ रहा है, तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उस पत्थर का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक जानवर को पीट रहा है तो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि एनिमल्स का जो है लीगल स्टेटस है। क्योंकि एनिमल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर्ट करना गैर कर, मतलब इन्वायरमेंटल लॉ है या कोई और भी लॉ है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लॉ है, तो वहाँ पर नुकसान पहुँचाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ के सर उस ये लॉ भी के थ्रू इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर ये भी एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट करके। हाँ, ये भी एक लॉ। तो ये सारे एक्ट जो होते हैं लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनिमल सबसे पहले आ रहा है। तो एनिमल का लीगल स्टेटस क्या है? अब आपके हिसाब से क्या है एनिमल का लीगल स्टेटस? सर ह्यूमन के बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर हम हम्म। ट्रेडिशनल टाइम से देखें तो तब तो कुछ भी नहीं था, एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसमें कि वो लैक करता था, एनिमल लैक करता था लीगल पर्सनालिटी, और हम्म। सब्जेक्ट होता था ओनरशिप के, यानी कि वो प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट हो रहा है और हम्म। अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन फिर धीमे धीमे करके जब बदलाव आए और थोड़ा सा जो इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं वो बढ़ी, तो हमने वेलफेयर को पहचाना कि एनिमल का वेलफेयर कितना ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है सोसाइटी में। और इस हिसाब से लीगल डेवलपमेंट आए और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना शुरू हुए। और इधर से ही कॉन्सेप्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमने एनवायरमेंट लॉ में पढ़ा था। और कहीं ना कहीं उसको एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी दी गई, लीगल पर्सनैलिटी दिए गए और कुछ राइट्स भी दिए गए सर्टेन स्पीशीज को भी, खासकर फॉर हम्म। देयर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो एनिमल्स हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। अगर हम अपने, पहले हम अगर पुरानी बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, आज की बात करें प्रेजेंट की, तो आज जुरिडिक्शंस और लीगल स्टेटस जो है उनको मिला हुआ है। एनिमल्स का एक लीगल स्टेटस है, वो होल्ड करते हैं एक लीगल स्टेटस को। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो एनिमल हैव बीन ट्रीटेड एज अ मेयर प्रॉपर्टी। उनको एक जायदाद की तरह इस्तेमाल किया जाता था, समझा जाता था। इनके पास कोई भी अपनी लीगल पर्सनालिटी नहीं थी। ये एक तरह से सब्जेक्ट ऑफ ऑनरशिप के अंदर थे।
कि किसका जानवर है, जो उसका ऑनर है वो इसको कंट्रोल करेगा, वो इसको ट्रीट करेगा, बैड ट्रीट करे गुड ट्रीट करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी सोच पर छोड़ दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब एनिमल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया, डेवलप हुआ, लोगों को पता लगने लगा कि एनिमल्स के भी फीलिंग्स हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक मतलब जिंदा है धरती पर, उनको भी दर्द होता है, एहसास होता है। तो हमने इन चीज़ों के लिए इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया एनिमल्स के, और जब हमने इनके राइट्स को और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया तो इनकी डेवलपमेंट हुई, इनके लिए इनको एक लीगल स्टेटस भी प्रोवाइड हुआ, यानी कि इनकी क्रुएलिटी के लिए भी एक एक्ट आ गया, इनके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आ गया। तो जिसके लिए एक्ट आया था उसका लीगल स्टेटस तो होता ही है, इसलिए उसके लिए एक्ट आता है। तो एनिमल वेलफेयर लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू द प्रिवेंट द क्रुएलिटी एंड द इंश्योर द वेलबींग ऑफ एनिमल। तो ये जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आए, इनके पीछे ये रीज़न था कि हम लोग इनको क्रुएलिटी से बचाएं और वेलबींग, इनको अच्छी ज़िंदगी दे सके, रहने खाने की सुविधा दे पाएँ। तो ये लॉज जो हैं ऑब्लिगेट करते हैं इंडिविजुअल को टू प्रोवाइड द प्रॉपर केयर, शेल्टर, ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द एनिमल्स। एनिमल के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपको प्रॉपर केयर देनी चाहिए, उसको शेल्टर देना चाहिए। एडिशनली लॉ एड्रेसिंग द एनिमल राइट्स हैव emerged, recognize animal as a sentient beings with their own interest and prohibiting practice that cause unnecessary suffering। ऐसी कुछ भी चीज़ें हमें प्रोहिबिट हो गई जो उनको अननेसेसरी सफरिंग देती हैं, जानवरों को नुकसान दुख पहुँचाती हैं, ऐसे कुछ भी हम उनको दे नहीं सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे अब्यूज़ करना, पिटाई करना उनको, और किसी भी तरह का खाना ना देना, परेशान करना, बांध के रखना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं। अब है आइडल। आइडल क्या होते हैं हमारे? सर जो मूर्तियां होती जिनकी हम पूजा करते हैं। हम्म, तो इनके पास कोई लीगल स्टेटस है? ये सर है एक सर्टेन एस्पेक्ट में जो कि इन्वॉल्व करता है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है नोट डाउन करना कि जो लीगल प्रोटेक्शन होता है इनका वो प्राइमरी फोकस करता है प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर इनको कोई हार्म करता है तो एक एस्पेक्ट में इन आइडल्स का लीगल स्टेटस है, और दिस may involve specific legislation safeguarding the preservation, ownership and property handling of idols की। जो idols की प्रॉपर्टी होती है यानी कि मंदिर जो होते हैं इन्हें कौन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा, जो पुजारी होंगे क्या वो ओनर होंगे, तो इस एस्पेक्ट में इनकी लीगल पर्सनैलिटी होती है। तो आइडल के पास जो लीगल स्टेटस है, उसके पास एक लीगल स्टेटस का मतलब है कि कानूनी पहचान है उसके पास, उसको एज ए लॉ जो है रिकॉग्नाइज करता है, मतलब भगवान को कानून जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, बता रहा है कि ये भगवान है। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न है कि इनका अपना एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एक रिलीजियस बिलीव है लोगों का, उस वजह से इनको लीगल स्टेटस दिया गया। अगर हम बात करें कि डाइटीज जो होती हैं, हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है कि इनका जो वर्शिप पूजा की जाती है इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, और लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ी हुई है, तो लोग इनके खिलाफ कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप करने जाएं, मतलब कोई एक्शन ले, तोड़ने जाए, जैसे मंदिर तोड़ देते तो बवाल हो जाता है जगह जगह, कोई मंदिर रोड बना रहे हैं इसके बीच में आ रहा है, मंदिर तोड़ दिया तो कितना बवाल हो गया। तो वो बवाल होने के पीछे रीज़न ये है कि लोगों का रिलीजियस बिलीफ है, इस वजह से इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट करने के लिए इनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है। अब ये जो लीगल स्टेटस है इनके पास, क्या ये प्रॉपर्टी की तरह एक लीगल स्टेटस दिया हुआ है, या जैसे हमने ऊपर पढ़ा एनिमल्स की तरह वैसा कोई लीगल स्टेटस दिया हुआ है, या कोई स्पेशल लीगल स्टेटस इनके लिए क्रिएट किया गया? ये आप बताइए, ये क्या फ़र्क है इनके अंदर? प्रॉपर्टी का दिया हुआ है सर। प्रॉपर्टी वाला लीगल स्टेटस दिया हुआ है, ओके। यस सर। और किसी का कोई ओपिनियन? कोई और किसी का कोई ओपिनियन? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज को हम प्रायोरिटी में रखते हैं। जैसे कि इन सम केसेस द लॉ में रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस सिग्निफिकेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेटस दे दिया, कभी कभी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का एक सिग्निफिकेंस दे दिया विच इज एसोसिएटेड विद आइडल्स। देखो अगर हम अपने देश की बात करें, देखो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू लॉ, ये वरी इनके ऊपर करता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं,
तो इंडिया के अंदर एक स्पेशल लीगल स्टेटस प्रोवाइड है आइडियल्स को, डाइटीज को, जो भगवान की मूर्तियाँ उनको, क्योंकि लोगों का यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ है इसके अंदर। लेकिन अगर हम यही चीज़ ले जाएं मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे डाइटीज वगैरह होती नहीं, तो उनके कंट्री में कोई ऐसा रिकॉग्नाइजेशन, कोई ऐसा लॉ होगा ही नहीं कि होगा उनके यहाँ पर भी। उनके यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने बहुत सारी जगह प्रीचिंग की होगी, शिक्षाएं दी होंगी, कहीं बैठकर वो प्रीच करते होंगे, वो स्थान उनका रिलीजियस प्लेस बन गया होगा। आपको अगर पता होगा तो ये जो हज जाते हैं, मक्का मदीना करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि सर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने जब वो परेशान होंगे अरेबिक सोसाइटी के ऐसे टॉर्चर को लेके जो कि विमेन के ऊपर होता था और अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने मतलब एक गुफा के अंदर जाकर मेडिटेशन करा था, जहाँ पे उनके पास एंजल गैब्रियल आए थे जो कि अल्लाह के मैसेंजर थे, और उनको टीचिंग्स दी थी। और वो पहले मक्का में गए थे अपनी टीचिंग्स को बताने की जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसे आपको करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मक्का में उनकी बात को नहीं माना गया था और उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट किया था। तो फिर उन्होंने यही सारी बातें मदीना में जब बताई, तो मदीना मदीना में जाके उनकी काफी रिस्पेक्ट बढ़ी, और फिर एक टाइम के बाद मक्का मदीना दोनों तरफ उनके बहुत चर्चे हो गए और रिस्पेक्ट हो गई। तो ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने रह के अपनी शिक्षाएं दी। तो मेरा बस बताने का ये मतलब था कि कंट्री टू कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वरी करता है इनका लीगल स्टेटस डाइटीज का जो होता है। अगर वहाँ पे हम मूर्ति पूजा को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनके धर्म के अंदर किसी तरह का कोई मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं है और वो इसको बैन मानते हैं, मतलब सही नहीं मानते मूर्ति पूजा को। तो उनकी जो अरेबिक कंट्री होंगी, इस्लामिक कंट्री होंगी, उसके अंदर वो जो रिलीजियस प्लेसेस होंगे उनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया होगा। और हमारी कंट्री के अंदर हमारा कल्चर हेरिटेज जो है, ये भगवान है, इनकी मूर्तियाँ हैं, तो हमने अपनी कंट्री में इनको स्पेशल लीगल स्टेटस दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, एज़ कम्पेयर टू स्पेशल कोई भी करेक्टर है उससे, तो लीगल स्टेटस जो है ये मच बेटर देन एनिमल्स हो सकता है, मच बेटर देन स्पेशल करेक्टर्स हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग से थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये आइडियल स्टेटस है हमारे भगवानों का या डाइटीज़ का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है रिलीजियस बिलीफ, जिसकी वजह से इनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। अच्छा, अगर आपको पता होता है, एक फेमस केस हुआ था पुष्कर जी में, जो भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, और उन्हीं के पास दो थोड़ी दूर में ही होगा, शायद 40-50 किलोमीटर दायरे के अंदर एक मंदिर था जो ब्रह्मा जी की वाइफ का था। तो जो वाइफ का मंदिर था, वहाँ पे बड़े कम लोग जाते थे पूजा करने के लिए, और ज़्यादातर लोग ब्रह्मा जी के मंदिर में चले जाते थे, क्योंकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है। भगवान ब्रह्मा के पास सिर्फ एक ही मंदिर है, वो पुष्कर जी के अंदर है। बाकी कहीं पर भी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में भी बोलो तो इंडिया में भी कहीं नहीं। तो वो जो वाइफ का मंदिर था, उन्होंने खर्चे के लिए केस डाल दिया ब्रह्मा जी के मंदिर के ऊपर, यानी कि उनकी मूर्ति के ऊपर केस डाल दिए ब्रह्मा जी की पत्नी ने, पत्नी यानी कि उनकी जो डाइटीज़ है उन्होंने। तो ये केस जब राजस्थान कोर्ट में सुना गया था, तो इस केस के अंदर जो ये वाला आपका आ रहा है आइडियल स्टेटस, ये बोला गया कि ये ड्यूटी बनती है। क्यों? क्योंकि वर्मा जी की अगर लाइफ स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, माइथोलॉजिकल पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। तो छोड़ दिया था, तो वाइफ को छोड़ने का तो हमारे यहाँ पे कानून है, हिंदू कानून के अंदर है, सेपरेशन है, लॉ ऑफ सेपरेशन। वो क्या कहता है हमारा? सर डिजर्शन की बात करता है कि अगर आपने अपनी वाइफ को छोड़ दिया अप टू अ सर्टेन पीरियड और आप एक रिलेशनशिप में नहीं है, फिजिकल रिलेशन में भी नहीं है, तो वो फिर मतलब सेपरेशन मान लिया जाता है और डाइवोर्स का एक ग्राउंड देते हैं। उसके अंदर आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है, अगर वो कहीं दूसरी शादी नहीं करती है तो ये जो मेंटेनेंस देना वो आपकी आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने जो बेसिकली केस डाला था वो कंज्यूमर राइट्स के ऊपर डाल दिया। वो इसलिए डाला था, मेंटेनेंस चाहिए था, खर्चा चाहिए था, क्योंकि वहाँ के मंदिर की देखरेख के लिए भी पैसा बहुत कम था, उसके पास था नहीं। तो इन्होंने जब केस डाला तो कोर्ट में ये केस गया, इस केस को सुना गया, सुन के वो फैसला हुआ कि जो मंदिर के जितने भी चढ़ावा आ रहा है ना, उसका पता नहीं कितना पोर्शन है, तो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं कितना पोर्शन, वो हर महीने या हर साल जो है वो देगा मंदिर दूसरे मंदिर को। तो ये माना गया, और हिंदू है जो हमारा धर्म ग्रंथ या शास्त्र है, उनके ऊपर बेस करके इस केस को सुना गया था, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आइडल हैं उनको लीगल स्टेटस मिला हुआ है। इस वजह से ये केस जो है कोर्ट ने लिया और इस पूरे केस को सुना।
ऐसे और भी केस होंगे, मुझे तो सिर्फ एक ही केस पता था इसलिए मैंने आपको बता दिए। तो आइडल स्टेटस डाइटीज का ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अनबॉर्न पर्सन, ऐसा पर्सन जो पैदा भी नहीं हुआ, क्या उसका लीगल स्टेटस हो सकता है? देखो, लीगल पर्सनैलिटी और लीगल स्टेटस अलग अलग है, इनको मिक्स मत करना। डाइटीज के जो होते हैं कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई राइट ड्यूटीज नहीं है, उनके पास लीगल पर्सनैलिटी नहीं लेकिन लीगल स्टेटस है। अनबॉर्न पर्सन, बताइए, जो पैदा ही नहीं हुआ अभी, अनबॉर्न पर्सन होता है जो माँ के गर्भ में हो। जैसे अभिमन्यु का बड़ा किस्सा फेमस है कि उन्होंने अपने पिताश्री से पेट में ही सुन लिया था, कौन सा वो था, चक्रव्यूह, जिसको बेचने का उनको रास्ता पता था, अंदर घुसने का पता था, बाहर निकलने का पता नहीं था, क्योंकि उनकी मदर कहानी आधी ही सुन पाई, बाकी सो गई थी इस वजह से। तो वो जो भी चक्रव्यूह था उसके अंदर घुसने का रास्ता पता था। तो ये अनबॉर्न पर्सन का वहीं से निकला है। तो क्या राइट्स होते हैं अनबॉर्न पर्सन के, सॉरी लीगल स्टेटस क्या होता है इनका? सर जब भी हम अनबोर्न पर्सन के और ऐसे फीटस के लीगल स्टेटस पर बात करते हैं तो हमेशा हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। पहला कॉन्फ्लिक्ट जो एक उसका खुद का एक लीगल पर्सनालिटी होती है, उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है मदर का, जिसके वूम में वो बच्चा है। और जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट उठेगा कि अनबॉर्न चाइल्ड को अबॉर्शन की मतलब अबॉर्शन करना है उसका कि नहीं करना है, तो हमेशा हम मदर के राइट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऑल्दो पर्सनैलिटी, लीगल पर्सनैलिटी एज अ इंडिविजुअल मदर की भी है, और लीगल पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ मतलब कह सकते हैं पेरेंटल केयर है, प्रोटेक्शन है उसका, हम्म, नेग्लिजेंस से बचाना है, हेल्थ का, उसकी हेल्थ की रक्षा करना है, वो एक फीटस का भी होता है। लेकिन मदर को प्रायोरिटी देंगे। हम्म। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लीगल पर्सनैलिटी की बात नहीं करेंगे, लीगल स्टेटस की बात करेंगे, क्योंकि उसकी कोई राइट एंड ड्यूटीज़ होती नहीं है जो अनबॉर्न है, जो भी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मानव है, जो हमारी थ्योरी है, जन्म की जो थ्योरी बोली गई है उसमें ये बोला गया है कि जो आत्मा है वो पेट में आ जाती है बच्चे के, मतलब वो वहाँ पे एक लिविंग क्रिएचर की तरह है, पेट के अंदर भी वो डेड नहीं है, लिविंग है। तो इसलिए यहाँ पे एक सिचुएशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है कि एक तो पहली बात तो हमें ये रिकॉग्नाइज करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं भी कि नहीं है। फिर उसका लीगल स्टेटस कैसे हम प्रोवाइड कराएं उसको, ये भी एक डिफ़िकल्टीज है, क्योंकि जब तक उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा तो उसके राइट्स कैसे होंगे, उसकी ड्यूटीज़ कैसे डिसाइड होंगी, क्योंकि अभी तो रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि बच्चा वो मेल फीमेल क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। फिर उसके प्रोटेक्शन करना है हमें, उसको उसकी लाइफ को बचाना है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे बताया पहले इन्होंने कि जो उसकी मदर है उसके पास मच बेटर देन राइट्स होते हैं फादर की तुलना में, और वो जो है उसको बचाने का काम उसकी मदर के पास है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसको अनवांटेड चाइल्ड है, उसको नहीं चाहिए, उसको अबॉर्शन करना है, तो अबॉर्शन करने का जो लीगल राइट है वो मदर के पास ज़्यादा है फादर के तुलना में। एक प्रेग्नेंट वूमेन जो है डिसाइड कर सकती है कि कब उसको बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, ये उसके पास ज़्यादा राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर भी कि जैसे शादी हो जाए, मान लो हस्बैंड चाहता हो, वाइफ ना चाहती हो, तो इस कंट्रोवर्सी के अंदर क्या डिसीजन होगा। तो इसमें जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग डिसीजन आया है कोर्ट का, कई बार मदर के फेवर में आया है, कई बार फादर के फेवर में आया है। तो हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इसके बारे में कुछ भी कहना डिसाइडेड नहीं है। मतलब एक्चुअली हमारा लॉ जो है वो कुछ भी स्पेसिफिकली बताता नहीं है इस चीज़ के बारे में। मतलब वहाँ पे कहीं में डिफाइन नहीं किया गया कि किसके राइट्स हैं उसके ऊपर, अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर, मदर या फादर के। कंट्रोवर्सी है काफ़ी, अलग अलग केसेस में अलग अलग डिसीजंस है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ज़्यादा राइट्स जो है मदर के पास है इन कंपैरिजन ऑफ फादर। फादर की तुलना में मदर के पास ज़्यादा राइट्स है। अब दूसरे हम कह सकते हैं इसको कि अगर वो बच्चा है, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम प्रॉपर्टी केस से जोड़ दें, इसको हम प्रॉपर्टी केस से जोड़ें कि एक फैमिली है जिसके अंदर तीन भाई हैं, तीन भाई में से तीनों शादीशुदा हैं, फादर की डेथ होने के बाद तीनों के अंदर प्रॉपर्टी बंटनी। जो सबसे छोटा भाई है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बाकी सबके जो बच्चे हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हुआ नहीं है, होने के लिए चल रहा है, मतलब अभी चल ही रहा है, फादर की डेथ हो गई, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया नहीं है। सबसे छोटे भाई की जो वाइफ प्रेग्नेंट है उससे पहले उसके वाइफ के, उसका जो हस्बैंड है उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इस फैमिली के अंदर सिर्फ वाइफ को हिस्सा मिलेगा या फिर उस अनबॉर्न बच्चे को भी राइट मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर?
या जो 3 हिस्से बटेंगे प्रॉपर्टी का, उसमें से एक हिस्सा जो है बच्चे को ही मिल जाएगा, जो माँ का हिस्सा होगा वही बच्चे का भी होगा, या उसको अलग से राइट दिया जाएगा। कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी इस केस को? सर हमने हिंदू लॉ में ये चीज पढ़ी थी कि द मोमेंट हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसी लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उस बच्चे का जो स्टेटस होता है ना, वो एज अ लिविंग पर्सन मान लिया जाता है और उसको अलग से हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में। मतलब मदर का अलग होगा और उसका अलग होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा था ये आपने? यस सर। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है इसके लिए? इसके लिए कहता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन वो भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करता है। अब ये जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये उनके बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी पोतों तक जाती है ना डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। तो जो जो अनबॉर्न पर्सन है उसका प्रॉपर्टी राइट भी होता है। अब है डेड पर्सन, मरा हुआ व्यक्ति, इसके बताइए इसका लीगल स्टेटस क्या है? सर एक तो जो लीगल स्टेटस है वो ये हो सकता है कि वो इंसान तो मर चुका है, लेकिन उसका अगर उसके बारे में कोई अगर खराब बातें बोली जा रही हैं या उसको डिफेम किया जा रहा है और ऐसे डिफेमेशन की वजह से उसकी फैमिली को फर्क पड़ रहा है, तो एक केस हम फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट डेड पर्सन और 499 का एक केस बन जाएगा। और सर सबसे बड़ी चीज, अगर डेथ हो जाती है, कुछ प्रॉपर्टी उसके पास होती है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का भी एक प्रोसीडिंग हम चालू कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो फिर सबसे पहला केस जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को करना चाहिए मोदी जी के ऊपर। और वो हमेशा संसद भवन में कहते हैं कि सारा जो दोष है वो नेहरू जी का है। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया का, अगर वो नहीं करते तो ये नहीं होता आज। ऐसे हमेशा वो दोष लगाते हैं, नेहरू जी के ऊपर लगा देते हैं। तो नेहरू जी के जो बच्चे हैं वो तो यही हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो वो केस क्यों नहीं कर पा रहे इनके ऊपर, जबकि डेड पर्सन को भी डिफेम करना अलाउड नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर लॉ है पर्टिकुलर कि किसी के भी डिफेमेशन नहीं कर सकते, वो लिविंग हो या डेड पर्सन हो। मरे हुए व्यक्ति की भी मतलब करेक्ट आलोचना तो कर सकते हैं, अगर उसने कोई गलत काम किया उसको बता सकते हैं सबको, लेकिन गलत आरोप नहीं कर सकते जब तक आपके पास का एविडेंस ना हो। तो मोदी जी के ऊपर ऐसा केस क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग? सर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। इंदिरा गांधी रूल बना के गई थी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वही नहीं कर सकता केस। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो कर सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने रूल ये बनाया था कि जो भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, अगर इन हाउस सेशन के अंदर इनको इम्यूनिटी मिली हुई है ना, प्रिविलेज मिला हुआ है, जो हमने मीडिया लॉ के अंदर पढ़ा था। तो इन हाउस जब हो, जैसा केजरीवाल जी जब दिल्ली विधानसभा सत्र चलता है तो बहुत सारी गालियां देते हैं मोदी को, और उनको कभी जेल नहीं होती, कोई डिफेमेशन का केस नहीं बनता। राहुल गांधी ने जरा सा कह दिया कि एक मोदी भागा, दूसरा मोदी भागा, सारे मोदी चोर हैं, तो फटाफट उनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी फाइल हुआ, फैसला भी आया, उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। लेकिन ये दूसरे को गाली भी देते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस ऑफ इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं इनको। तो ऐसे कोई भी एमपीज, एमएलए जो इन हाउस जब चल रहा हो, मतलब संसद की कार्रवाई चल रही हो, विधानसभा का सत्र चल रहा हो, उस सत्र के अंदर विधानसभा की बाउंड्रीज के अंदर अगर वो कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का कोई भी केस नहीं बन सकता। अगर आपको याद भी होगा तो राहुल गांधी ने भी बोला था एक बार कि मोदी को तो डंडे पड़ेंगे, डंडे, याद होगा अगर आपको, लोग डंडे मारेंगे, लेकिन मोदी जी ने उसके ऊपर केस नहीं किया। बोला कि मैं उसको अपनी पीठ मजबूत करनी पड़ेगी योगा कर करके, तभी मैं इतने सारे लोगों के डंडे खा पाऊंगा। तो ये क्या हो रहा था, ये इन हाउस कन्वर्सेशन हो रही थी, इसलिए इन हाउस कन्वर्सेशन के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता। ये लॉ इंदिरा गांधी इसलिए लेके आई थी क्योंकि अगर सत्ता और विपक्ष दोनों के पास पावर नहीं होगी बोलने की, तो राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड होगा? मान लो सत्ता पक्ष तो कोई भी लॉ ले आएगी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, तो बोलना ही पड़ेगा विपक्ष को, और विपक्ष कई बार गलत भी बोल सकता है। तो अगर वो गलत बोलेगा, ऐसे रोज के केस होते रहेंगे, इतने सारे केसेस आ जाएंगे। तो इन केसेस से बचाने के लिए ऐसा किया गया। अब यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो डेड पर्सन कर रहे हैं, तो एक मरे हुए व्यक्ति को भी डिफेम करना अलाउड नहीं है। कोई भी लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग पर्सनैलिटी अगर कुछ भी ऐसा काम करता है जो उसकी डिफेमेशन करता है, उसकी प्रॉपर्टी राइट्स को नुकसान पहुँचाता है, या किसी और तरह की कोई लीगल प्रोसीडिंग में इंटरफेयरिंग करता है, तो डेड पर्सन के अगेंस्ट, मतलब डेड पर्सन के जो भी वारिस हैं या जो लोग हैं, वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि एक तरह से लीगल आइडेंटिटी जो है या लीगल स्टेटस जो है वो डेड पर्सन को भी मिला हुआ है इंडिया के अंदर। तो डेड पर्सन के पास भी लीगल स्टेटस है।
अगर हम बात करें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बेनिफिशरीज में जो हो रहा है, तो ये एप्लीकेबल जो भी हमारे लॉ होंगे, इनहेरिटेंस लॉ, जैसे हिंदू का हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई भी क्रिमिनल सिविल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई लॉ सूट्स हो रहा है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, अगर डेड पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, मतलब हमारे व्यक्ति के ऊपर भी कोई आरोप लग रहे हैं, तो वो आरोप अगर ट्रू हैं तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अब आ गया लीगल राइट्स। पहले हमने समझा था लीगल पर्सनैलिटी, फिर हमने समझा लीगल स्टेटस, अब हम समझ रहे हैं लीगल राइट। तो तीनों में क्या फ़र्क है, एक बार बता दो एक एक लाइन के अंदर। ये कंफ्यूजिंग से टर्म्स हैं जो एक जैसे लगते हैं सुनने में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, बार बार आपको अलग अलग करवा के इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार आप जल्दी से बता दो कि लीगल पर्सनैलिटी, लीगल स्टेटस और लीगल राइट में क्या फ़र्क है। और एक बार किसी को हिंदी में पता हो तो तीनों को हिंदी में भी नाम बता दो। लीगल पर्सनैलिटी में तो अपने ये किसी पे भी केस, कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूट वगैरह ये सब आ सकते हैं। ओके। और लीगल उसमें स्टेटस स्टेटस। में ये, लीगल स्टेटस में ये हो सकता है सर, जैसे किसी भी मतलब किसी पे भी कोई भी गलत हो रहा हो तो उस पे राइट्स है, राइट्स एंड ड्यूटीज बनती है। लीगल स्टेटस में। और लीगल राइट के अंदर क्या है। लीगल राइट्स, हाँ राइट्स में होगा सर, ये गलत बोलते हैं शायद। और हिंदी में क्या कहते हैं इन तीनों को, एक बार बताइए। यस सर। हिंदी में क्या कहेंगे लीगल पर्सनालिटी को। लीगल पर्सनैलिटी को सर कानूनी व्यक्तित्व। कानूनी व्यक्तित्व। और लीगल स्टेटस को। लीगल स्टेटस को कानूनी स्थिति। कानूनी स्थिति। और लीगल राइट्स को। कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। अब इनसे आपको पता लग जाएगा, पहला क्या बताया था आपने, कानूनी सर कानूनी वो व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। यस सर। कानूनी व्यक्तित्व है लीगल पर्सनालिटी। और अधिकार। लीगल स्टेटस हो गया कानूनी, स्थिति। क्या था, स्थिति। और स्थिति। ये कानूनी दायित्व, लीगल राइट। अब देखो क्या क्या फर्क आ रहा है, पहला व्यक्तित्व आया, फिर स्थिति आया, फिर आया दायित्व। फर्क यह है कि जो भी पर्सन एज ए लीगल पर्सनालिटी होल्ड करता है, वो उसका व्यक्तित्व है, वो कानूनी रूप से उसको मान्यता मिली हुई है कि आपके पास ये पर्सनालिटी है, आपकी ये राइट्स और ये ड्यूटीज़ हैं। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति को ए कहें, दूसरे को बी कहें, तीसरे को सी कहें, तो ये ए और बी और सी जो हैं, ये इनके नाम ही नहीं है सिर्फ, ये इन सबके एक पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसे हम लीगल पर्सनैलिटीज़ कह सकते हैं। इनके अपने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो जो इसके अलग अलग राइट्स, अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, वो हमारे लीगल पर्सनैलिटीज़ हो गए। लीगल स्टेटस में आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं बनते हैं, कुछ भी आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, लेकिन आपको एक पहचान मिली हुई है, कानून ने आपको एक मान्यता दे रखी है। जब भी कोई लॉ एप्लीकेबल होता है तो वो लॉ क्लियरली ये बताता है कि वो लॉ किसके लिए बनाया गया है। जैसे हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना है। अगर जंगल में ह्यूमन रह रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ एप्लीकेबल होगा, होगा क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि इसका लीगल स्टेटस क्या है, एनिमल्स के लिए है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। अब किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल एनिमल, जैसे किसी की कोई भैंस पाल रखी है उसने, वो जंगल में छोड़ दिया उसको, तो क्या उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा? सर नो। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो लीगल, वो जो है वाइल्ड लाइफ नहीं है ना, वो तो जंगली जानवर नहीं है, इस वजह से। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। अब हम तीसरा जो पॉइंट कर रहे हैं वो लीगल राइट्स का कर रहे हैं, जो हमारे कानूनी उत्तरदायी हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं। जिम्मेदारी किसके प्रति है हमारी, ये लीगल राइट्स किसके प्रति बनते हैं हमारे? सर पर्सन एंड स्टेट। पर्सन एंड स्टेट्स, राज्य और व्यक्ति, सोसाइटी के अगेंस्ट हमारे ये राइट्स बनते हैं, जो हमें ऑब्लिगेटरी, जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। तो लीगल राइट्स रेफर टू द अटाइनमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज बाय द लॉ। They represent a set of privileges, freedom, claims that individual can exercise, enforce within the legal framework of the society. मतलब सोसाइटी
समाज के प्रति जो भी हमारे दायित्व हैं, जो हमें फ्रीडम मिली हुई है, उसको हमें एंजॉय करना, लेकिन एक लिमिटेशन है उसके साथ, हमें उसके अंदर इसको एंजॉय करने की हमें पावर है। उसके अंदर जो भी मतलब हमारा कानूनी उत्तरदायित्व है वो सारा हमारा लीगल राइट्स में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज भी हमने डिसाइड की हुई हैं। हर लॉ की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन से बाहर हम जा नहीं सकते। उसी लिमिटेशंस के अंदर उस राइट्स को हमें एंजॉय करना पड़ेगा। तो पहला बता रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल राइट स्टेम फॉर द सेवरल की फंक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पर्सन के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के इंटरेस्ट मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो लीगल राइट क्या है हमारा? हम सेफ गार्ड करना है। हमें किसको सेफ गार्ड करना है? एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए हमें ऐसा लॉ प्रोवाइड कराना जो सबकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे, उसकी चॉइसेस को प्रोटेक्ट करे, उसको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने की आज़ादी दे दे, फ्रीडम प्रोवाइड करा दे। स्पीच की प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन आइडियाज विदाउट द फेयर एंड द सेंसरशिप। अगला है हमारा प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। कोई भी लॉ, देखो लीगल राइट्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? लॉ प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। लीगल राइट्स, कानूनी दायित्व हमें कौन दे रहा है? लॉ दे रहे हैं। लॉ हमें दोनों चीज़ें देते हैं। अच्छा, एक कानून जब पास होता है तो वो इंसान को दो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। क्या चीज़ें दो देता है वो? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हाँ, प्रोटेक्शंस और लाइबिलिटीज, जिम्मेदारी देता है, ऑब्लिगेशंस देता है। तो और साथ में हमें कुछ चीज़ें सुरक्षा भी देता है। जैसे हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन साथ में ये भी तो हमारा ऑब्लिगेशन है, हम किसी और की जीवन की ज़िंदगी को ना नुकसान पहुँचाएं। हम खुद जी सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन किसी और की एंजॉयमेंट के अंदर इंटरफेयर ना करें। ये थोड़ी ना हम किसी की ज़िंदगी छीन लेंगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो हमें अधिकार नहीं है। अब है अकाउंटेबिलिटी एंड, सॉरी ये तो रह गया ना, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इक्वालिटी का मतलब तो आपको पता है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना है सभी को। सोसाइटी के जितने लोग हैं उनको लॉ के थ्रू, लॉ की आई के थ्रू इक्वल देखना है, इक्वली सबको मतलब प्रोटेक्ट करना है। और जस्टिस के लिए तो सबके लिए समान है, इक्वल है जो जस्टिस है वो। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं इसको। अकाउंटेबिलिटी और रीएड्रेस करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। और रीड्रेस क्या होता है? संदर्भ देना, किसी की पहचान बताना, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करना। तो अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी कैसे ठहराएंगे हम? जो हमारा लॉज पास होते हैं, जो कानून पास होते हैं, वो एक अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। जैसे फेयर ट्रायल्स है, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी क्राइम में अगर आपने एक्यूज बनाया, अरेस्ट किया, तो यहाँ पर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि जो भी एविडेंसेस हैं आपके पास के अगेंस्ट, वो सारे फेयर एविडेंसेस होने चाहिए। क्रिएटेड, बोगस ऐसे एविडेंस अलाउड नहीं होते हैं। तो जो हमारा जजमेंट होता है वो सारे एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने एविडेंस को ही पायरेटेड कर दिया, करप्ट कर दिया, गलत तरीके से पेश किया, तो हो सकता है जो जजमेंट मिलने वाला हो वो भी दूषित हो जाए। तो इसलिए इनको ठीक रखना जरूरी है। बैलेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इंडिविजुअल की बैलेंसिंग करना और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम इंडिविजुअल को? मतलब रहने वाले जितने समाज के लोग हैं उनको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? हम उनको फ्रीडम देंगे, सोशल इंटरेस्ट के लिए उनको प्रमोट करेंगे, मतलब सबको इक्वल राइट्स देंगे, ठीक है, सबको इक्वली लिमिटेड कर देंगे। तो इस वजह से हमारे क्या होगा, सबके लिए जो है बैलेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब सबके लिए इक्वल्स हो जाएंगे हमारे लॉज। प्रमोशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी का मतलब तो स्थायित्व होता है। तो ऐसे कोई भी ऑर्डर हमें, जो हम लोग पास कर रहे हैं लॉ के थ्रू, गवर्नमेंट कोई भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है। अब ये जो लॉ बनाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, वो जब भी लॉ बनाती हैं किसी की, तो वो ऐसा लॉ बनाती हैं कि पूरी सोसाइटी के लिए इक्वल रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लॉ जो होता है उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। तो लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। ये जितने भी होते हैं ये इम्पार्शियल वे में बनाए जाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एब्यूज़ एंड पावर। अब किसी को भी एब्यूज़ और पावर से प्रोटेक्शन देना। अब्यूजिंग पावर्स का मतलब ये होता है अननेसेसरी किसी को भी आप जो है परेशान कर रहे हैं,
क्रुएलिटी कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी कोई भी तरह की किसी भी उसके जो राइट्स हैं उसको एंजॉय करने से उसको रोक रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको प्रोटेक्शन देता है लॉ। लॉ आपको बचाता है इन चीज़ों से। अब लीगल राइट्स की अगर हम काइंड्स की बात करें तो कौन कौन से लीगल राइट्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिविल राइट। सिविल राइट में आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, राइट ऑफ प्राइवेसी, ये सारे आपके सिविल राइट। अब आता है फिर अगला है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट तो आपको बताइए मानव सिद्धांत जो है, जिसमें यह है कि आपको स्लेवरी से बचाना है, टॉर्चर से बचाना है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है, आपको राइट टू लाइफ प्रोवाइड करना है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर करना है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्ट करना है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के राइट्स देने हैं, एजुकेशन के राइट्स देने हैं। पॉलिटिकल राइट, अगर हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो पॉलिटिकल राइट में जितने भी हमारे पॉलिटिकल राइट, जैसे इलेक्शन फाइट करना है, वोट करने का राइट्स है आपके पास, और आप पब्लिक ऑफिस के अंदर स्टैंड कर सकते हैं किसी भी ऐसे, जैसे आईएएस अफसर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एजुकेशन का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट्स का मतलब ये है कि सभी लोगों को जो है इक्वल जॉब के जो राइट्स होते हैं वो इक्वल मिलने चाहिए स्टेट्स की तरफ से, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, नौकरीज हैं, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेसिस पर ना हो। सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, हेल्थ केयर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके अलावा किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं। सोशल राइट, अगर हम सोशल राइट्स की बात करें तो समाज में जीने का अधिकार जो है सबको इक्वली दिया जाता है। जैसे राइट टू फूड है आपके पास राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू सोशल वेलफेयर है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ हैं, प्रोवाइड इंडिविजुअल और द बेसिक ऑफ द वेल बीइंग है। लीगल राइट्स, अगर हम लीगल राइट्स की बात करें तो कानूनी अधिकार सभी को मिले हुए हैं। आप कानूनी अधिकार में आपका फेयर ट्रायल है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है, राइट टू ड्यू प्रोसेस है, राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस है, ये सारे आपके लीगल राइट्स हैं। कल्चरल राइट की बात करें तो आपका लैंग्वेज का, हेरिटेज का, ये सारे आपके जो हैं ये आपके कल्चरल राइट है, जो आपके कल्चर से जुड़े हुए हैं, कल्चर एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, कल्चर हेरिटेज से जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंटल राइट, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम आता है या इन्वायरमेंट को रिकॉग्नाइज जो करते हैं वो, जैसे क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट है आपका, इन्वायरमेंट के लिए कोई भी डिसीजंस लेना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, वो सारा इन्वायरमेंटल राइट्स के अंदर आता है। चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के राइट्स क्या हैं, चाइल्ड लेबर से उनको प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा उनके लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग से उनको प्रोटेक्ट करना और राइट टू एजुकेशन देना। वुमेंस राइट्स, वुमेंस के लिए तो डिस्क्रिमिनेशन से उनको बचाना हो सकता है सबसे पहले, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स हो सकता है, राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो सकता है, फ्री फ्रॉम द जेंडर बेस्ड वायलेशन हो सकता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन फुली इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक लाइफ। माइनॉरिटी राइट, माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जो देश में जिनकी जनसंख्या कम है, तो ऐसे लोगों के लिए उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, उनके लिंग्विस्टिक राइट्स की प्रोटेक्शन करना, उनके कम्युनल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ये सब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कहाँ से आया है, जैसे सोर्सेज क्या हैं इसके, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हो सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन और एनफोर्सेबिलिटी, यूनिवर्सली और इनएबिलिटी, पर्सपेक्टिव एंड द पॉजिटिव, और सब्जेक्ट और लिमिटेशन ऑफ द बैलेंसिंग, ये आपके हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, बाकी एक क्वेश्चन रह गया पोसेशन वाला, वो हम अगले क्लास में कर लेंगे, पोसेशन क्या होता है। तो आज के क्लास में जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके डाउट हैं, आपको कुछ समझ में ना आया या आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास के रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, आपको सबको मिल जाएगी शाम तक, और उसको एक बार सुन लें, और कोई भी डाउट हो तो अगले क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंस क्लासेस करेंगे क्योंकि 18 तारीख को इसका पेपर है, आज 11 तारीख हो गई, 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम लगेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने में। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं हैं वो नोट्स भी ले सकते हैं, मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स हैं, और जिनके पास अपने नोट्स तैयार हैं तो वो अच्छी बात है, अपने नोट्स से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वो जल्दी भी आपको समझ में आता है। और जिनके पास नोट्स नहीं है, ना नोट्स वो ले सकते, तो वो गूगल से, यूट्यूब से हेल्प लेकर इन क्वेश्चंस के नोट्स तैयार कर सकते हैं। कोई और डाउट आपके? नो सर। नो सर।